मॉर्निंग स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि सीक्वेंशियल मैनर में आप सारे वीडियोस देख रहे हैं और इन्हीं वीडियोस को देखने के साथ ही एक स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन रेज किया है और जो क्वेश्चन आपके सामने है ये एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है एंड वी हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अबाउट पॉइंट ए एंड बी। इस नेटवर्क को सॉल्व करने के 2 से 3 तरीके हो सकते हैं और तीनों तरीकों पर हम बात करेंगे वन बाय वन। जो फर्स्ट मेथड है उसमें आप ध्यान दें कि जैसा कि मैंने आपको बताया ये एक सिमेट्रिकल नेटवर्क है। इन केस ऑफ सिमेट्रिकल नेटवर्क द करंट एंट्री पॉइंट पर और एग्जिट पॉइंट पर सिमेट्रिकल मैनर पर नजर आनी चाहिए। तो यहां पर मैं करंट के डिस्ट्रीब्यूशन को मार्क कर रहा हूं। तो आप ध्यान दें कि मान लेते हैं ये करंट है, इट डिवाइड्स एट पॉइंट ए इनटू 3 पार्ट और फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। दिस करंट अगेन डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट एंड दिस करंट आल्सो अगेन डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट। ओके, अब यहां पर इन दोनों ब्रांचेस की करंट सिमेट्रिकल होगी। मान लेते हैं इस ब्रांच की करंट हम मान लेते हैं I1 प्लस I2, तो इस ब्रांच की करंट भी क्या होगी I1 प्लस I और लेट द करंट इन दिस ब्रांच इज I3। इज इट क्लियर? अब आप आगे देखें कि एट दिस पॉइंट यहां पर करंट फिर से 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है। लेट द करंट थ्रू दिस ब्रांच इज I2 एंड करंट इन दिस ब्रांच इज I1। तो यहां पर भी करंट क्या होगी I2 एंड करंट इन दिस ब्रांच इज I1। ओके, एंड दिस करंट कंबाइंस एट पॉइंट O। अब आप ध्यान देना, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एग्जिट पॉइंट पर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होना चाहिए, जैसा कि हमें एंट्री पॉइंट पर नजर आ रहा है। तो एंट्री पॉइंट पर करंट्स हैं I1 I2 एंड I3। तो यहां पर भी करंट क्या होनी चाहिए I1 I2 एंड I3। और ये कब पॉसिबल है? जब ये करंट I1 करंट इस पॉइंट पर जाकर इस ब्रांच के थ्रू फिर से इधर ट्रैवल करे और एट दिस पॉइंट अगेन द 2 करंट I1 एंड I2 दे कंबाइंस टू गिव ए टोटल करंट ऑफ I1 प्लस I2 इन दिस ब्रांच। ओके, इसी तरह से ये जो करंट है I1 इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद में इस ब्रांच में करंट कितनी होनी चाहिए I1 और these two current I1 and I2 they combines to give a total current of I1 plus I2 in this branch। अब हमें नजर आ रहा है कि एंट्री पॉइंट पर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरह का है, एग्जिट पॉइंट पर भी करंट उसी तरह से एग्जिट कर रही है। इसका मतलब क्या है कि हमने करंट के डिस्ट्रीब्यूशन को प्रॉपर्ली मार्क किया है। अब अगर आप इस पार्ट को चेक करें कि यहां इस ब्रांच में करंट I1 है और इस ब्रांच में भी करंट I1 है, तो हम क्या कंसिडर कर सकते हैं कि हम ये मान सकते हैं कि ये जो ब्रांच है वो इस तरह से, यानी कि कनेक्टेड नहीं है, O पॉइंट से कनेक्टेड नहीं है, ये ब्रांच इस तरह से कनेक्टेड है। अब एक हमारे पास लॉज ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन को यूज करते हुए भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आप चेक करें कि ये जो ब्रांच है, इस ब्रांच का रेजिस्टेंस R, इस ब्रांच का रेजिस्टर R और दोनों में करंट सेम है, इट मींस दे आर इन सीरीज। तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना आएगा 2R। दिस 2R एंड दिस R, यानी इस वायर का रेजिस्टेंस R है और इस दोनों वायर का रेजिस्टेंस कितना है 2R। ये दोनों ब्रांचेस किस में है? दे आर इन पैरेलल। तो 2R और R ब्रांचेस अगर पैरेलल में है तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 1/R व्हिच इज इक्वल टू 1/2R प्लस 1/R। इसको अगर हम सॉल्व करें तो वी विल फाइंड दैट R इज इक्वल टू 2R/3, यानी कि इस पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो गया 2R/3। अब आप देखो इसका रेजिस्टेंस कितना है R और इस पार्ट का रेजिस्टेंस कितना है 2R/3, इसका रेजिस्टेंस कितना है R और ये तीनों किस में है? दे आर इन सीरीज एंड उनका जो रेजिस्टेंस होगा, मैं उस रेजिस्टेंस को लिख रहा हूं R1 एंड दैट विल बी इक्वल टू, इसका रेजिस्टेंस कितना है R और इस पूरे पार्ट का रेजिस्टेंस कितना है 2R/3 और इस पार्ट का रेजिस्टेंस कितना है R। अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 8R/3। इसी तरह से जो हमारी सेकंड ब्रांच है, सेकंड ब्रांच का मतलब मिडिल ब्रांच है, इस वायर का रेजिस्टेंस R, इस वायर का रेजिस्टेंस R, दोनों का रेजिस्टेंस कितना हो गया 2R। सेकंड ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है 2R। थर्ड ब्रांच का रेजिस्टेंस क्योंकि ये अपर ब्रांच और ये लोअर ब्रांच आइडेंटिकल है, तो इस ब्रांच का रेजिस्टेंस भी कितना होगा 8R/3। नाउ दीज 3 ब्रांचेस दे आर इन पैरेलल, so therefore their total resistance is given by 1/R which is equal to 1/R1 which is 1/8R/3, 1/R2 which is 1/2R, 1/R3 which is
8R/3। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 3 ऊपर आ जाएगा। ओके, एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 8R एंड इट विल बी इक्वल टू 3 + 4 + 3 मींस 10/8R मींस R is equal to 8R/10 means R is equal to 0.8R। ये एक मेथड है जिसके थ्रू हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां हमने क्या चीज ध्यान दिया है कि एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट पर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होना चाहिए, क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल नेटवर्क है। ओके, और जब हमने उस पार्ट को डिस्कस किया तो हमें ये नजर आ रहा है कि डायरेक्ट लॉज ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, जो उसका सेकंड मेथड है। तो सेकंड मेथड पर आप ध्यान दें, यहाँ पर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन इसके फर्स्ट मेथड में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो वो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर मार्क्ड है। अब आप ध्यान दें कि मान लेता है कि दिस नेटवर्क इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ EEMF। करंट के डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग हमें कितने अननोन नजर आ रहे हैं? वी आर हैविंग 3 अननोन, I1, I2 एंड I3। यानी हमें 3 इक्वेशंस चाहिए। 3 इक्वेशंस बनाने के लिए हमें 3 लूप्स लेने पड़ेंगे, और 3 लूप हम कोई से भी मार्क कर सकते हैं, बट वन ऑफ द लूप मस्ट बी थ्रू द बैटरी। तो पहला लूप हम मार्क कर लेते हैं ABOA। इस लूप के अकॉर्डिंग अगर हम किरचॉफ सेकंड लॉ को यूज करें तो वी गेट I1 + I2R। ओके, फर्स्ट ब्रांच का पोटेंशियल ड्रॉप, सेकंड ब्रांच का पोटेंशियल ड्रॉप वो आएगा I1R, थर्ड ब्रांच का पोटेंशियल ड्रॉप I3R एंड रीचेस टू पॉइंट A। तो तीनों ब्रांच के पोटेंशियल ड्रॉप को हमने मार्क कर लिया। अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल पार्ट 2 आप वीडियो देखेंगे तो उसमें हमने साइन कन्वेंशंस के बारे में बहुत डिटेल में बात की है, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको शॉर्ट में यहाँ पर साइन कन्वेंशन के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ हमने करंट के डायरेक्शन को मार्क किया है फ्रॉम A to B। ओके, अब आप ध्यान देना, इट मींस A is at higher potential and B is at lower potential। Means while moving from A to B, we are moving from high potential point to low potential point, means there is a fall in potential and fall in potential is marked as negative। Okay, करंट इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल पार्ट 2 में हमने वहां क्वेश्चन सॉल्व करते समय सीधा इसको ध्यान रखने का एक तरीका बताया था कि करंट और लूप का डायरेक्शन सेम है, द पोटेंशियल ड्रॉप कैन बी टेकन एज नेगेटिव। करंट और लूप का डायरेक्शन सेम है, पोटेंशियल ड्रॉप कैन बी टेकन एज नेगेटिव। करंट और लूप का डायरेक्शन अपोजिट है, इट कैन बी मार्क्ड एज, पोटेंशियल ड्रॉप कैन बी मार्क्ड एज पॉजिटिव। इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें, फ्रॉम हियर वी कैन राइट I3R, R कॉमन आकर कैंसिल हो जाएगा। ओके, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 टाइम्स ऑफ I1 + I2। ओके, लेट अस मार्क दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मार्क कर रहे हैं। अब एक सेकंड लूप ले लेते हैं, BOCB। ओके, इस लूप के अंदर फर्स्ट ब्रांच इसका पोटेंशियल ड्रॉप है I1R, सेकंड ब्रांच का है I1R, थर्ड ब्रांच का है I2R, क्योंकि हर ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है R। ओके, लूप और करंट का डायरेक्शन सेम है, पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव। लूप और करंट का डायरेक्शन सेम है, पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव। लूप और करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, in such case the potential drop can be taken as positive and their sum is equal to 0। किरचॉफ सेकंड लॉ क्या कहता है कि algebraic sum of potential drop across each and every component connected in a closed loop is always equal to 0, क्योंकि हम घूम फिरकर उसी पॉइंट पर पहुंच गए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट B and B is 0, इसलिए हम इनका सम क्या लिखते हैं 0। अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो फ्रॉम हियर वी कैन राइट I2 is equal to 2 टाइम्स ऑफ I1। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। ओके, थर्ड इक्वेशन बनाने के लिए हमें लूप कंसीडर करना है थ्रू द बैटरी, क्योंकि एक लूप कम से कम बैटरी के थ्रू होना चाहिए। तो वो लूप हम मार्क कर लेते हैं A, D, F, B, E and A, means A, D, F, B, E and A। ओके, यहाँ पर फर्स्ट ब्रांच का करंट है I1 + I2 और रेजिस्टेंस है R, ये पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। सेकंड ब्रांच में करंट है I2, तो I2R ये पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। इस ब्रांच की करंट है I1
प्लस I2 और इसका रेजिस्टेंस है R, तो ये पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। अब अगर करंट और लूप का डायरेक्शन सेम है, पोटेंशियल ड्रॉप इज नेगेटिव। करंट और लूप का डायरेक्शन सेम है, पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव है। यहां पर भी पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव है, ओके। But while we cross the battery, we are moving from negative of the battery to positive of the battery. Means lower to higher potential. There is a rise in potential, and this EMF, this potential drop can be marked as E, as plus E, and their sum is equal to 0. फिर से हम कहाँ पहुँच गए? A पर। इसलिए उनका सम कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, we can write E is equal to, okay? अब इसको आप चेक करें, I1 और यहाँ पर I2, यानी कि एक तरह से ये आएगा 2 टाइम्स ऑफ I1R प्लस 3 टाइम्स ऑफ I2R, ओके। हम चाहें तो इनके R को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर I2 की वैल्यू हमें पता है, इट इज 2 टाइम्स ऑफ I1। I2 कितना है? 2 टाइम्स ऑफ I1। I2 2 टाइम्स ऑफ I1। जैसे ही हम वैल्यू रखेंगे हमें क्या मिलेगा? E इज इक्वल टू, ये है 2 टाइम्स ऑफ I1, तो 2 into 3 is 6, 6 plus 2 is 8 टाइम्स ऑफ I1R। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 आ गई, ओके। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? इस पूरे नेटवर्क का रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं R। लेट द होल network is replaced by a single resistance of value R when it is connected to the same battery. That resistance will draw same amount of current. How much current is drawn from the battery? I1 plus I2, that is 2 times of I1 plus I2 and I3 plus I3. It means this network draws this amount of current. It means the equivalent resistance also draws equal amount of current, that is 2 times of I1 plus I2 plus I3. And when it is connected to the same battery, it means EMF of the cell or battery, it is equal to 2 times of I1 plus I2 plus I3 into R। मतलब इस केस में ये जो EMF है, इट इज इक्वल टू द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस होल नेटवर्क एंड व्हिच इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। उसी को हमने मार्क किया है। हमने इस इक्वेशन में इस EMF को मार्क किया है इन टर्म्स ऑफ I1। तो ऐसा करते हैं कि इस EMF को भी हम E1 के टर्म्स में मार्क कर लेते हैं। तो वी नो दैट I2 इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ I1 एंड I3 इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ I1 प्लस I2, ओके। और I2 किसके इक्वल है? I2 किसके इक्वल है? 2 टाइम्स ऑफ I1। तो एक तरह से इन दोनों का सम क्या आ जाएगा? इट मींस I3 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ I1, ओके। तो I3 किसके इक्वल है? इट इज 4 टाइम्स ऑफ I1। अब यहां पर I1 प्लस 2I1 इट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज, यानी इस पूरे का पार्ट आ जाएगा 6I1। नाउ 6I1 एंड 4I1 इट इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ I1 और टोटल मल्टीप्लाई बाय R, ये आ गया EMF ऑफ सेल और बैटरी। इफ वी कंपेयर दीज टू इक्वेशंस वी कैन राइट 10 times of I1R is equal to 8 times of I1R. I1 से I1 cancel. It means the equivalent resistance is equal to 8 by 10 R. It means R is equal to 0.8 R. तो आपने देखा होगा कि किरचॉफ लॉ को यूज कर भी हम इस नेटवर्क को सॉल्व कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग भी हमें सिमिलर आंसर और सेम आंसर हमें मिल रहा है। इसका एक मेथड और है, उस मेथड को भी हम डिस्कस कर लें। इसी नेटवर्क को हमने इस डायग्राम के थ्रू हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड रेजिस्टेंस ऑफ ईच वायर इज स्मॉल r, ओके। ये एक सिमेट्रिकल नेटवर्क है। अगर हम एक सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ करें व्हिच डिवाइड्स द नेटवर्क इक्वली इनटू 2 पार्ट, तो दिस लाइन इज कॉल्ड सिमेट्रिकल लाइन। इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं ऑल दीज पॉइंट्स आर एट सेम पोटेंशियल। मैं इस पॉइंट को मार्क कर रहा हूं x, y and O, यानी कि पॉइंट x, पॉइंट O, पॉइंट y, दे आर एट सेम पोटेंशियल। इसी तरह से पॉइंट B और D इनका भी पोटेंशियल सेम होगा, पॉइंट C और E का पोटेंशियल भी सेम होगा। लेकिन हम एक मिडल पार्ट, हमने नेटवर्क को इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया और इस लाइन को हम बोल रहे हैं सिमेट्रिकल लाइन, और इस सिमेट्रिकल लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं दे आर एट सेम पोटेंशियल। अब आप ध्यान दें कि ये जो वायर है BC, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट।
तो इस वायर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R/2 और इस पार्ट का रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा R/2। इसका रेजिस्टेंस कितना है R/2 और इसका भी रेजिस्टेंस हो जाएगा R/2। लेकिन इस ब्रांच का क्या है रेजिस्टेंस R। ओके, अब मैं एक पार्ट को कंसीडर कर रहा हूं, जस्ट हम A से स्टार्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट है A। ओके, A से 3 वायर्स हमें नजर आ रही है। पहले का रेजिस्टेंस है R, सेकेंड भी हमें नजर आ रहा है R, थर्ड भी हमें नजर आ रहा है R। ओके, अब ये पॉइंट आ गया B पॉइंट और ये पॉइंट आ गया D पॉइंट। ये R डायरेक्टली कहां पहुंच गया O पॉइंट पर। ओके, B पॉइंट से आगे दो पार्ट है, एक पार्ट है R/2 और वो कहां जाके मिल गया O पर। एक पार्ट और हमें B से डायरेक्टली नजर आ रहा है कि B से कनेक्टेड है और कहां कनेक्टेड है O पर। इसका रेजिस्टेंस कितना है R। इसी तरह से आप देख रहे होंगे D पॉइंट से एक वायर यहां जा रहा है और जो पॉइंट क्या है O पर कनेक्टेड है, यानी कि इन तीनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है, इसलिए हम मान लेते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स क्या है कनेक्टेड है। तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया R/2। D पॉइंट से एक रजिस्टर डायरेक्टली कनेक्टेड है O से, लेकिन इसका रेजिस्टेंस कितना है R। ओके, अब आप ध्यान दें कि हमें साफ नजर आ रहा है, अगर इस नेटवर्क को हम चेक करें तो हमें ये नजर आ रहा है these two resistors they are in parallel, their equivalent resistance is 1/R which is equal to 1/R plus 1/R/2। अगर इसको हम सॉल्व करें R is equal to R/3। ओके, यानी इस पार्ट का रेजिस्टेंस कितना है R/3। अब R और R/3 they are in series, तो उनका रेजिस्टेंस कितना आएगा, मैं उसको R' मार्क कर लेता हूं। उसका रेजिस्टेंस आ रहा है R प्लस R/3 एंड विच इज इक्वल टू 4R/3, यानी कि ये इस ब्रांच का रेजिस्टेंस आ गया 4R/3। ओके, यानी इस पूरी ब्रांच का रेजिस्टेंस है 4R/3। तो इस पूरी ब्रांच का भी रेजिस्टेंस कितना होगा 4R/3। मैं इस ब्रांच के रेजिस्टेंस को लिख लेता हूं R1, मिडिल ब्रांच के रेजिस्टेंस को लिख देता हूं R2 विच इज इक्वल टू R, और लोअर पार्ट की ब्रांच है उसके रेजिस्टेंस को लिख देते हैं R3 which is equal to 4R/3। and these three branches they are in parallel, so therefore their equivalent resistance equal to 1 by पहली ब्रांच का रेजिस्टेंस है 4R/3। ओके, सेकंड ब्रांच का रेजिस्टेंस है R, थर्ड ब्रांच का रेजिस्टेंस है 4R/3। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो वी गेट द वैल्यू ऑफ Rp एज 4R/10 मींस 0.4R। ओके, मींस इस हाफ पार्ट का रेजिस्टेंस आ रहा है 0.4R, तो इस हाफ पार्ट का रेजिस्टेंस भी कितना आएगा 0.4R, और ये दोनों किस में है दे आर इन सीरीज। O पॉइंट पर इस पार्ट का रेजिस्टेंस आ रहा है 0.4R और इस पार्ट का रेजिस्टेंस भी आ रहा है 0.4R, दोनों सीरीज में है, therefore the total resistance of the network is 0.8R, and in this way we can find the equivalent resistance of this complex network। तीन अलग-अलग मेथड हमने डिस्कस किए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट फिजिक्स में क्या होता है कि कॉन्सेप्ट को आप प्रॉपर्ली अप्लाई कर दो, मिस्टेक के चांसेस 0 हो जाएंगे।